तो इसकी सेवा करके हमें बहुत कुछ खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो एक मौके ये गाय दूध ना भी दे, थोड़ा कम भी दे, मगर ये अमृत के तुल्य है, अमृत के समान है। इसकी आप आंखों में आंख डाल के बात करेंगे, इसकी सेवा करेंगे तो आप अवश्य इसके समझता हूँ माँ ही होती है। तो सबसे पहले माँ की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को, अपने संतान को क्या बनाना चाहते हैं। देवो उसके बाद मुनियों, ऋषियों की, सनातनियों की, संतों की, तपस्वियों की भूमि रही है। इसको खत्म कभी नहीं किया जा सकता। और जब तक ये गाय है इस सृष्टि को, इस हिंदुस्तान को, तो खत्म नहीं। माता की कृपा से, अपने पूर्वजों की कृपा से MBA किया हुआ है बेंगलोर से। अच्छा। मैंने भारत की अनेकों गौशाला में भ्रमण किया, लगभग 30 स्टेटों में भ्रमण किया कि गाय की ऐसी हालत क्यों है और आज हम किसान घाटे का सौदा क्यों बन रहा है। ठीक है। गाय इतने रोडों पे क्यों है। तो उसमें मैं रिसर्च किया कुछ महीने और फिर मैंने अंत में पाया कि गाय पे काम करके ही, नस्ल पे, तो ही हम हमारी प्रकृति को, हमारे आने वाले भविष्य को, बच्चों को और गाय को। प्रोग्रेसिव विलेजर चैनल देखने वाले सभी साथियों को एक बार फिर से राम राम। गऊ को जानते जानते आज आपको एक और ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व गऊ के लिए ही न्यौछावर कर दिया है। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम। ओम नमो नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। महाराज जी सबसे पहले तो एक बार आपका और अपने जो गऊ संस्थान है इसका थोड़ा सा परिचय दे दो। मैं महामंडलेश्वर दर्शनगिरी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, और जहाँ हम अभी खड़े हैं ये है गांव ढाणेगारण, जिला हिसार, हरियाणा जी। और यहाँ महाकालेश्वर धाम में अभी हम हैं जी। और यहाँ गौशाला भी अभी पिछले 1.5 साल से ही हम लोगों ने ये गौशाला यहाँ शुरू की है जी जी जी। तो महाराज जी आपने जो गऊ के लिए ही आपने सांसारिक चीज़ों का त्याग किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श थोड़ा सा बताएं कि आपको कैसे ऐसा महसूस हुआ कि गऊ के लिए आपको अपना सर्वस्व देना पड़े। मैं वैसे तो गौ माता कृपा से, अपने पूर्वजों की कृपा से MBA किया हुआ है बेंगलोर से। अच्छा। और मगर 13 में जब कंप्लीट के बाद एक बार घर आए थे तो राजू भाई दीक्षित जी को सुना था। ठीक है। तो उसके सुनने के बाद फिर मुझे लगा कि क्यों ना हमें हमारा जीवन राष्ट्र हित के लिए सोचना चाहिए। अमर बलिदानी भाई राजीव जी दीक्षित के विचारों से प्रभावित होकर आपने जो है ये रास्ता चुना। हाँ, फिर मैंने कुछ वर्ष, लगभग 11 वर्ष हो गए हैं, नस्ल पे काम कर रहा हूँ, गौ माता के नस्ल सुधार पे। मैंने भारत की अनेकों गौशाला में भ्रमण किया, लगभग 20 स्टेटों में भ्रमण किया कि गाय की ऐसी हालत क्यों है और आज हम किसान घाटे का सौदा क्यों बन रहा है। ठीक है। गाय इतने रोडों पे क्यों है। तो उसमें मैं रिसर्च किया कुछ महीने और फिर मैंने अंत में पाया कि गाय पे काम करके ही, नस्ल पे, तो ही हम हमारी प्रकृति को, हमारे आने वाले भविष्य को, बच्चों को और गाय को बचा सकते हैं। तो उसी के निमित्त फिर मैंने 2014 में नस्ल सुधार पे काम किया था डब्बाली से। 5 साल मैंने डब्बाली में लगाए। फिर ठीक है, कुछ साल खाराखेड़ी है। ठीक है। तो कुछ और भी गौशाला है 6-7 जहाँ हम नस्ल का भी काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और जो ये जहाँ हम अभी खड़े हैं ये 1.5 साल पहले गांव ढाणेगारण में मैंने शुरू की थी। जब मैं इस गौ माता के लिए, समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, जब मैं राजन क्षेत्र में आया, भी मैं जिला पार्षद भी हूँ, जिला वार्ड नंबर 20 वर्तमान में। हाँ, वर्तमान में 1.5 साल हो गए मुझे जिला पार्षद बनते हुए भी। ठीक है। गाँव के लोगों ने और समाज के सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों ने विश्वास करके गौ माता का सेवादार समझ के, माँ भारती का सेवादार समझ के मुझे एक जिम्मेदारी दी थी कि हम राजन क्षेत्र में भी आके माँ भगवती के लिए काम करेंगे। तो पिछले 25 मई को हमने यहाँ इसकी स्थापना की थी और ये हम एक शोध केंद्र इसको लेके चल रहे हैं कि हम अच्छी नस्ल की, उत्कृष्ट नस्ल के गौवंश यहाँ पैदा करके समाज को दें। और अभी हम लोग, हमारा मिशन भी चल रहा है कि हम लोग अच्छे बछड़े तैयार करके गौशाला को दे। 1 साल के लिए एक नंदी देते हैं गौशाला को, उसके बाद उसको वहां से दूसरे गौशाला में भेज देते हैं। कुछ नियम है वो संस्था को पालन करने होते हैं। ठीक है। कि वो नंदी के रख रखाव के लिए या किसी अन्य काम के लिए हम किसी प्रकार किसी गौशाला से कोई चार्ज नहीं लेते। यही हमारी शर्त है कि हमारा नंदी कमजोर नहीं होना चाहिए। कमजोर नहीं होना चाहिए। हाँ, उसको किसी प्रकार के पास उसकी डाइट, उसके रहन सहन, खान पान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अगर वैसी कोई लगता है हमें तो हम उसको बीच में से फिर ले आते हैं। ठीक है। ठीक है जी। तो आपने मुख्यतः ये काम समाज के लिए एक उदाहरण सेट करने के लिए शुरू किया कि एक बार लोगों को करके दिखाया जाए कि ये नस्ल सुधार करके गाय को बचाना संभव है। मैं कोई ये नया काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। हमारे पूर्वज थे जो ऋषि मुनि थे वो हमेशा से करते आए हैं। जी जी। क्योंकि जहाँ गुरुकुल होता था, जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते थे, साइंस टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते थे। जी जी। ये जो गौमूत्र गाय देख रहे हैं, जो गोबर गौमूत्र करती है, पंचगव्य होता है, उससे अनेकों जो असाध्य रोग भी थे उनको ठीक किया जाता था। तो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। मुझे तो छोटा सेवा, तुच्छ प्राणी हूं मैं, तो उसकी सेवा कर रहा हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने जो शोध किया बस उसी का एक छोटा सा बिंदु में लेके चल रहा हूँ कि नस्ल सुधार का काम हम लोग इस पे करें ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो उस पर कुछ काम कर सकें। और हमारा जो पर्यावरण आजकल
इतना खत्म होता जा रहा है, हमारी जमीन जहरीली होती जा रही है, उसको बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोग यहाँ पूरे समाज के माध्यम से कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो एक यहाँ थोड़ी व्यवस्था के नाते ही काम करता हूँ। जी जी जी। तो महाराज जी, जैसे आपने बताया कि हमारे पूर्वजों के समय से ही गाय को तो हम पालते आ रहे हैं, उसके ऊपर काम करते आ रहे हैं, तो आज अचानक से ऐसा समाज के अंदर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई कि गाय जो है सड़क पर आ गई है और गाय का रखवाला करने वाले चुनिंदा लोग समाज में बचे हुए हैं? पहली बात तो गाय को हम नहीं पालते जी, गाय हमें पालती है। गाय हमें पालती है क्योंकि हमारे घर का पूरी व्यवस्था जी जी एक हमारे परिवार की भांति वो दूध देती थी, दूध से हम घी, दूध, मक्खन और अनेक प्रकार के व्यंजन बना के हम घरों में खाते थे, उससे हम हष्ट पुष्ट रहते थे। जी जी घी दूध खा के हम खेतों में जाते थे एक भाई की तरह। जी जी इस प्रकार दो भाई कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, उसी प्रकार बैल कंधे से कंधा मिला के किसान उसके साथ हल जोता था, जी जी पूरे दिन खेत में हल चलाता था। शाम को जब वो नंदी घर आता था, बैल घर आता था, जी जी उसको गुड़ की, घी की आवटी पिलाई जाती थी जी जी और दोनों भाई मिलके खेतों में काम करते थे, हल जोतते थे। तो हमारा परिवार हष्ट पुष्ट रहता था। हष्ट पुष्ट रहता था। तो मगर जो ये मैकोलो शिक्षा पद्धति आई है, आज हम मैकोले देखते शिक्षा हैं पद्धति। अनेकों कॉन्वेंट स्कूल आज खुले हुए हैं। वहां ना तो धर्म की शिक्षा दी जाती, ना समाज की, ना संस्कारों की, ना संस्कृति की, ना रहन सहन की। तो हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? सही तो बात मैं है। तो अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जो कॉन्वेंट स्कूल है ये आपके बच्चों को अपने धर्म से, अपने समाज से, हमारे संस्कृति से, हमारे संस्कारों से, हमारे प्रकृति से, सबसे आपको अभिन्न दूर करते हुए लेके जा रहे हैं, विमुख कर रहे हैं, विमुख कर रहे हैं हम सबको। तो हमें हमारी संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा। अगर नहीं लौटे तो आप जो पाश्चात्य समाज में हो रहा है, जो माँ बाप बुढ़ापे में उनकी क्या परिस्थिति आज देख सकते हैं विदेशों में, तो वही कंडीशन यहाँ हो जाएगी। मगर इस धरती हमेशा से देवों, मुनियों, ऋषियों की, सनातनियों की, संतों की, तपस्वियों की भूमि रही है। इसको खत्म कभी नहीं किया जा सकता। और जब तक ये गाय है, इस सृष्टि को, इस हिंदुस्तान को कोई खत्म भी नहीं कर सकता। अनेकों लोग प्रयास किए हैं, लूटा है भारत कितनी बार, कितने आतताइयों ने, कितने राक्षसों ने, अनेकों विदेशी आक्रमण भी यहाँ आए। मगर मैं समझता हूँ कि माँ, जब तक माँ गाय है, गंगा माता है, तो सृष्टि की, प्रकृति की रक्षा करने वाले, तब तक इसको कोई दूर नहीं कर सकता, इस हिंदुस्तान को कोई खत्म नहीं कर सकता। आपने जैसे अभी बताया कि आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें कुछ विदेशों से फंडिंग पाने वाले कॉन्वेंट स्कूल हम बोल सकते हैं, या कोई भी जो बड़े बहुत हद से ज्यादा है। आजकल हम बच्चों को क्या देते हैं, हमारे माँ बाप, हमारी सोच होगी हमारा बच्चा इसी में बैठे पूरा दिन, गाड़ी घर पे लेके आए। जैसे हम लोग थे, जब हमारी पीढ़ी थी, माँ बाप स्कूल काम नहीं करते तो टीचर मारता था, घर पे काम नहीं करते तो माता पिता पीटता था, एक बच्चा कंट्रोल में रहता था। मगर आज के बच्चे इतने आसक्त हो गए हैं कि ना वो माँ बाप की सुनते हैं, ना किसी बड़े की सुनते हैं, इस फोन के अंदर घुस जाते हैं, या कोई अन्य व्यसन भी करने लग जाते हैं। तो ये सब शिक्षा पद्धति के कारण, और विदेशी लोग बहुत से चाहते हैं कि हिंदुस्तान पे हम कब्जा करके रखे, उनको किसी प्रकार से कंट्रोल करके रखे, मानसिक रूप से उनके ऊपर जो है कंट्रोल कर रहे हैं, और आज कर भी रखा है काफी हद तक। आप देख सकते हैं कि हमारे युवा कितने व्यसनों में आज गिर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सरकारों की बनती है। सबसे पहले तो माँ बाप जो गुरु है, सबसे पहला गुरु तो मैं समझता हूँ माँ ही होती है। तो सबसे पहले माँ की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को, अपने संतान को क्या बनाना चाहती है। सही बात है। उसके बाद पिता, परिवार, समाज सब होते हैं, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम सभी हैं जी। कुल मिलाकर सभी का रोल थोड़ा थोड़ा जरूर होता है। हम सभी इस समाज को चलाने के लिए हमें एक व्यवस्था, परिवार की जरूरत पड़ती है। अकेला आदमी कभी कुछ भी नहीं कर सकता, आप हो या मैं हो। आज यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो हम समाज के सहयोग से, माध्यम से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, और हमें समाज को साथ लेके ही चलना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये सबको ये निवेदन करता हूँ। ठीक है। तो महाराज जी, जैसे अभी आपने बताया कि गऊ जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता था, उसी से सब पूरा सिस्टम उसी के ऊपर आधारित था। लेकिन उसके बाद आज की जो परिस्थिति है ये है कि गऊ की स्थिति बहुत अच्छी आजकल है नहीं है। तो उसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है महाराज जी? उसका मुख्य कारण बताया है कि हम आज हमारे बच्चों को हम काम नहीं करवा रहे हैं, बच्चों को हमारे संस्कार नहीं दे रहे हैं। संस्कार की बड़ी समस्या है। सबसे मेन कारण है कि आज हम परिश्रम ही नहीं करना चाहते। परिश्रम से हम बिल्कुल विमुख हो गए हैं। आज कोई ना, माँ बाप जब काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ये पद्धति है, जो खेती है या पशुपालन है या गोपालन है या कोई भी अन्य कार्य क्यों ना हो, बिजनेसमैन का बेटा अगर बिजनेसमैन बनना चाहता है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण की अगर शिक्षा देगा तो ब्राह्मण बनेगा। कुम्हार का बेटा जब कुम्हार उसको शिक्षा देगा तो कुम्हार बनेगा। बनिया का बेटा व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, अपने बच्चों को वो नहीं सिखाएगा तो वो बच्चा क्या सीखेगा? सही बात है। मगर मैं सबसे पहले दाग देता हूँ बनिया समाज की, आज भी वो बच्चों को स्कूल में बेशक भेजे, मगर वो स्कूल से आते ही वो सबसे पहले वो गले पे बिठाता है कि बच्चा यहाँ बैठना सीखे।
तो अपना जो पुरानी जो परंपरा है उसको जरूर सिखाता है। जरूर सिखाता है। ये हम लोगों की कमी है कि हम हमारे बच्चों को आज आगे नहीं बढ़ाना चाहते, केवल शिक्षा के ऊपर हम हमारे बच्चों के ऊपर डिपेंड हो रखे हैं और उस शिक्षा पद्धति के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं जो सिर्फ विदेशी तंत्र के द्वारा प्रभावित है। गाय तो मैं कहता हूँ पूरी खेती बाड़ी इस कोई भी देश क्यों ना हो, उसकी व्यवस्था किससे चलती है? किसान से चलती है। जब किसान समृद्ध संपन्न नहीं होगा तो वो कैसे चलेगा? अब पहले देखिए, कहते हैं जब हमारे दादे परदादे बताते हैं कि घरों में चावलों के चनों के ढेर लगे रहते थे। चावल और गेहूं तो अभी बाद में आए हैं, चनों के ढेरों के होता था। उसके बराबर के विदेशी लोग आते थे, चांदी देके जाते थे। हमें चांदी के बदले वो चने या जूट जो अन्य फसलें होती थी, मूंग दाल, वो लेके जाते थे। और हमारी कपास तो इतनी फेमस होती थी कि ढाका मलमल कि हम हमारे सुई के धागे में से हम कपड़ा निकाले तो वो निकल जाता था, एक आदमी का वस्त्र बन जाता था। इतने हमारे अच्छे सोने होते थे, अच्छा चांदी होता था, अच्छा लोहा होता था कि जिसको कभी जंग में नहीं लगता था। नहीं है ऐसे हमारे पास इतने आविष्कार थे, कहाँ से थे? हम इन गौ माता को सब घी दूध खाते थे, इन सबसे काम करते थे, बुद्धि से रहते थे। बुद्धि हमारी अच्छी रहती थी। आज हम लोग क्या है, भैंस रखते हैं, भैंस की बुद्धि जैसी होती है या अन्य व्यसनों में गिर जाते हैं, तो हमारी बुद्धि उस प्रकार से काम नहीं करती। आज हम लगभग IT क्षेत्र के बच्चों को देखते हैं, जो नौकरी करते हैं उनको देखते हैं, जब वो काम करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। किस लिए करते हैं? मैं बेंगलोर के सिटी में रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, IT का हब माना जाता है बेंगलोर को। मगर आज हम बच्चे देखते हैं, ऑफिस जाते हैं, जब भी नीचे आते हैं, ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो छुट्टे मारते हैं सिगरेट के, बीड़ी के। मैं उनको काफी पूछता था ये क्यों आप लोग करते हैं? बोला क्या करें, स्ट्रेस इतनी जाती है, काम का वर्कलोड जाता है, घर पे जाए तो बच्चे बीबी, ऑफिस में आए तो बॉस का प्रेशर झेलना पड़ता है। तो हमें हमारा जीवन निस्वार्थ भाव से बिना प्रेशर रहित हमें जीना चाहिए, क्योंकि सभी लोग दो रोटी खा के सोते हैं, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे कोई गरीब किसान भी हो। भगवान ने ऐसी थैली हमारी ऐसी बनाई है कि हम ज्यादा एक समय ज्यादा हम भोग भी नहीं कर सकते, उसको हम डाल भी नहीं सकते। हम सोचते हैं कि मैं 2 टाइम का 3 टाइम का भोजन करके अंदर रख लूं, तो अब नहीं कर सकते। वो प्रकृति का नियम है, उसने अपना सिस्टम सब बनाया, उस हिसाब से काम। तो मैं तो कि हमारी प्रकृति से जुड़ के रहें। आज जो प्रकृति में इतनी गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसको बचाने के लिए इस गाय का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। इसकी सेवा करना, इसको बचा के रखना हम सबका कर्तव्य है। अब पैसे कमाइए, अच्छी बात है, क्योंकि धन के बगैर कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ेगा। धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष, ये चारों हमारे जीवन के पिलर है। इन चारों पिलरों को बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन होगा तो ही हमारे जो गौ है उनकी सेवा कर सकेंगे। मगर अपना जो संस्कृति, हमारे जो संस्कार है, उनको मत भूलिए, दूर नहीं जाना है। सही बात क्योंकि ये एक परिवार का सदस्य है, और परिवार के सदस्य के बिना हमारा जीवन, मैं समझता हूँ कि अधूरा है। तो इसकी सेवा करके हमें बहुत कुछ खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। चाहिए एक मौके ये गाय दूध ना भी दे, थोड़ा कम भी दे, मगर ये अमृत के तुल्य है, अमृत के समान है। इसकी आप आंखों में आंख डाल के बात करेंगे, इसकी सेवा करेंगे, तो अवश्य उसके लाभ मिलेगा। अच्छा, एक चीज जो आम जो समस्या जो गौपालक को आती है, गाय से वो फाइनेंशियली अगर हम देखा जाए, आर्थिक रूप से किस तरीके से वो चीजों को प्राप्त कर सकता है, या कैसे उसको लाभकारी ये जो सिद्ध हो सकता है? गाय से 2 चीजें में डायरेक्ट मिलती है। ठीक है। 3 चीजें, गोबर, गौमूत्र और दूध। उसके बाद हम इनका दही बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, घी बना सकते हैं। तो पंचगव्य हो गया। और मैं समझता हूँ कि आज अगर अच्छा घी लोग लेने के लिए तैयार लाइनों में लगे हुए हैं, 2,000-2,500 रुपए किलो तक लोग आपका घी खरीदेंगे। आप बाकायदा, आप बेशर्त, अब जो प्राकृतिक पद्धति है, हमारी पुरानी पद्धति है, उन पद्धति के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। दूसरी बात, मैं 2018 से लेके 21 तक मैंने पंचगव्य के गोबरों के ऊपर काम किया लगभग। ठीक है। और लगभग 600 बच्चे भी मैंने ट्रेन किए कि जो गाय के गोबर से उत्पाद बना सके। मैंने 250 रुपए किलो तक गोबर का पाउडर दीपक बना के बेचा है। ठीक है। मैंने बेचा है। जो गीता महोत्सव हमारा लगता है, 3 वर्ष तक मैंने लगातार उसका सेल किया है। मतलब 3 रुपए, 3.5 रुपए, 4 रुपए तक हमने दीवे बना के, मूर्तियां बना के, शुभला बना के, अन्य उत्पाद बना के वो हम लोगों ने बेचे हैं, समाज को दिए भी हैं। मगर मैं कहने के समझता हूँ कि हम लोग फेल कहाँ होते हैं। फेल जब एक बच्चा है, किसान का बेटा है, वो गाय रख के या किसी गौशाला से टाइप करके वो उत्पाद तो बना देगा, मगर उसको सेलिंग करने में सबसे ज्यादा चैलेंज उसके सामने है। मार्केट में बेचने में दिक्कत आती है क्योंकि वो एक अकेला आदमी है। वो उस चीज को मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फिर उसका सेल करेगा, फिर उसकी रेवेन्यू कलेक्शन करेगा, क्या काम करेगा एक आदमी। तो मैं समझता हूँ कि हमें सरकार को और हम सबको भी
सहयोग करना चाहिए कि जो लोग पंचगव्य को उत्पाद बना रहे हैं उनका हम लोग उपयोग करें, क्योंकि आप धूप साबुन शैम्पू सब लोग गाय के पंचगव्य से बनते हैं। ठीक है। अगर बिजनेस के टर्म से सोचे तो हम इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं, मगर बकायदा इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आपके सामने बाबा रामदेव जी भी आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन के तौर पे खड़ा हुआ है सन्यासी के रूप में। तो महाराज जी, आपने गौशाला में नंदियों की व्यवस्था बहुत सुंदर कर रखी है। ये जो सामने नंदी दिखाई दे रहा है ये भी काफी अच्छा अष्टपुष्ट है। और गौशाला के अंदर इतने ऊंचे लंबे तगड़े नंदी रखने के पीछे आप क्या विशेष कारण समझते हैं? मैं समझता हूँ कि एक किसान है जब खेत में बीज बोता है उससे पहले वो खेत की निराई गुड़ाई सब कुछ करता है, पानी देता है, फसल को अच्छे से जमीन को जोतता है और उसके बाद वो बहुत अच्छा एक बीज का रोपण करता है। बीज का रोपण करता है। तो जो ये नंदी है, ये गौशाला हमने जब बनाई है और भी हमारे पास गौशाला है, वहाँ सबसे पहले हम एक अच्छा नंदी ही लेके आते हैं। क्योंकि अगर हम बाय चांस हमारे पास अच्छी गाय नहीं भी है, हमारे पास जमीन इतनी अच्छी नहीं भी है, तो मगर हम एक अच्छा बीज वहां डालेंगे तो वहाँ अगले कुछ सालों में बहुत अच्छी प्रोडक्शन हमें मिलेगी, अच्छी फसल। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ गाय इतनी अच्छी ना हो बेशक हमारे पास, क्योंकि पिछले 1.5 साल पहले हमने ये गांव से जो बेसहारा गौवंश था हम लोगों ने छोड़ा था रोडों पे, उनमें से कुछ चिन्हित करके मैं लेके आया था, उन्हीं से मैं आगे नस्ल तैयार कर रहा हूँ सबके सहयोग से। और आने वाले 3 साल में आप देखेंगे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था सभी गाय आपको मिलेगी। तो नंदी है गौशाला के में नंदी बीज है, बीज के तौर पे हमें इसको देखना चाहिए कि ये जितना अच्छा नंदी हमारे पास है, जितना अच्छा बीज हमारे पास है, उतनी अच्छी फसल हमें मिलेगी और जो हमारा गोवंश है वो बहुत अच्छा यहाँ पैदा होगा और उसको पैदा करके हम किसानों को घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। यही उद्देश्य से हम लेके यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये साहिवाल नंदी है, इसको कहाँ से? ये साहिवाल का है। ये लगभग 7 साल पहले मैं सरदारगढ़ है गाँव है सूरतगढ़ के पास, वहाँ से हमारे जो गुज्जर मुसलमान है उनके पास से मैं लेके आया थे। ये बहुत अच्छे लगभग 7 साल पहले लेके आए थे। लगभग 7 साल के पिछले काफी लंबे समय से महाराज जी जो है गौ सेवा पर, गौ संवर्धन पर काम कर रहे हैं। तो इसका कुछ रिकॉर्ड अगर आप बताना चाहेंगे तो महाराज जी। हाँ, ये 21 लीटर का है। इसकी बहनी मेरे पास थी, मगर वो जो लंबी बीमारी आई थी उसमें वो गोलोक सुधार गई थी। अच्छा। मगर इसके बच्चे वगैरह बहुत अच्छे हैं, अच्छे आ रहे हैं जी जी। ठीक है। उसके अलावा महाराज जी 1-2 नंदी और आपके पास दिखाई दे रहे हैं, ये भी काफी ऊंचा तगड़ा नंदी है। ये थारपारकर है हमारे, शंकर इसका नाम है, शंकर। हाँ। और ये हमारी गौशाला है साबरवास में, वहाँ इसका पिताजी है। अच्छा। हाँ, ये लगभग 3 साल कुछ महीने ऊपर इसकी आयु हो गई है। 3 साल के आसपास इसकी इसके भी बच्चे हमारे पास आए हुए हैं, बहुत अच्छी इसके भी काफी ऊंचा तगड़ा थारपारकर नस्ल का नंदी आप देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा एक और ये कालू है, इसको भी लगभग 5 वर्ष मेरे पास हो गया। इस गौशाला में तभी लेके आया हूँ मैं इनको, मगर ये पहले दूसरी गौशाला में है। ब्लैक, बिल्कुल ही जेड ब्लैक कलर, ब्लैक है ये जी, जेड ब्लैक ही हमारे पास है। ठीक है। ये हमारी कुछ ये काली गाय है। अच्छा। देख सकते हैं, देसी है। इन्हीं से आगे काली से काली मैटिंग कराता हूँ, सफेद से सफेद, लाल से लाल। दूसरा विषय एक ये भी आता था कि बहुत से लोग इन ब्रीडिंग कर देते हैं, या कोई गिर को प्रमोट करता है या कोई दूसरे करता है। मैं सबसे एक निवेदन करता हूँ कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र की गाय है, उसी क्षेत्र की गाय या उसी ब्रीड की गाय से आप मैटिंग कराएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो नस्ल बच के रहेगी। हमारी जिम्मेदारी, प्राथमिकता ये रहती है कि हम हमारे जो क्षेत्रीय नस्लें हैं उनको हम बचा के रखें और जो नस्ल है उसी नस्ल के ही हम काम करेंगे तो हमें बहुत बेहतर परिणाम हमें और मिलेगा। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि ज्यादा चकाचौंध की बजाय आपके क्षेत्र में जो नस्ल है उसी नस्ल पर काम किया जाए, उसी को पाला जाए, तो वो आपको जो है हमारा उद्देश्य सबसे पहले यही रहता है कि हम हमारे परिवार को बचा के रखें, हमारे परिवार को बचा के रखें। जब कोई समस्या आती है सबसे पहले परिवार की बात आती है कि आपके परिवार आपके पास साथ है कि नहीं है। जब हम हमारी नस्ल पे काम नहीं करेंगे तो हमारी नस्ल क्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जी जी, खत्म हो गई तो एक बार उसको दोबारा से लेके आने में हमें बहुत समस्या लग जाती है। जी 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 जी। काफी सुंदर सुंदर गाय महाराज जी आपके गौशाला में दिखाई दे रही हैं महाराज। और ये अपना जो शंकर है उसका भांजा है। उसका भांजा है। हाँ, ये 14 महीने के लगभग 14 महीने का है जी। ठीक है। तो महाराज जी बहुत सुंदर आपने गौशाला का हमें दर्शन करने का सौभाग्य दिया, उसके लिए आपका आभार। और अंत में अगर कोई आप संदेश दर्शकों को और खासकर युवाओं को अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं
तो वो जरूर बताएं। मैं तो मेरे युवाओं को निवेदन करता हूँ कि आप देश की आन बान शान है, अपने परिवार को अच्छे से बचा के रखना, हमारा पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है। पैसे कमाइए बहुत अच्छी बात है, मगर हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा रहन सहन, हमारा वंश, हमारी प्रकृति की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। उस दायित्व को हमें निर्वाह करना है। और बस मेरा तो यही निवेदन सबसे, बल्कि आज सब पढ़े लिखे युवा साथी हैं, तो हम सबको उसकी रक्षा करनी है, सेवा करनी है महाभारती की, माँ जगदम्बा की। तो दोस्तों देख सकते हो, महाराज जी ने अपनी युवावस्था में ही एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपना सर्वस्व समाज को न्यौछावर करना उचित समझा। अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने एक अच्छी गौशाला का यहाँ पर संचालन कर रहे हैं। और सिर्फ जो पीड़ित गौएं थी, जो बेसहारा गौएं थी, उन्हीं को पकड़कर, उन्हीं को सेवा करके एक अच्छा यहाँ पर समाज के सामने उदाहरण सेट किया है। दोस्तों आपको महाराज जी के विचार कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए सबको राम राम। ओम नमो नारायण।